हेलो बच्चों, कक्षा 11 का पाठ 14 कार्यालयी लेखन माध्यम अभिव्यक्ति का आज हम उसको पढ़ेंगे। बच्चों, कार्यालयी लेखन नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ऑफिसेज में जो भी लिखने वाले काम होते हैं वो किस किस रूप में होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं, कब प्रयोग किए जाते हैं, उस पर ये पाठ है। अभी आपने कभी कभी आम सरकारी दफ्तर में कागजों और फाइलों के ढेर रखे देखे होंगे। आप किसी ऑफिस में जाएं, सरकारी या गैर सरकारी, तो फाइलों के ढेर रखे हुए होते हैं। इन फाइलों को दफ्तर के कामकाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आजकल सब कुछ कंप्यूटर पर आ गया है, पर फिर भी ऐसा नहीं कि कंप्यूटर लेकर के कोई चौकीदार जो है वो एक ऑफिसर के पास दूसरे ऑफिसर के पास जाता होगा, लेकिन फाइलें आज भी यहाँ से वहाँ, उस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल पर जाती हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकारी कामकाज की गाड़ी फाइलों के पहियों पर ही दौड़ती है। चाहे किसी भी विषय पर विचार करना हो, उस पर निर्णय लेना हो, उस विषय से संबंधित एक फाइल होती है। उस विषय से संबंधित जो प्रस्ताव या पत्र बाहरी व्यक्तियों या दूसरे कार्यालयों से प्राप्त होते हैं उन्हें फाइल के दाहिनी तरफ रखा जाता है। अभी फाइल में जो बाहर से आए हुए वो एक तरफ रखे हैं, जो भेजे जा रहे होते हैं वो एक साइड रखे जाते हैं। लेफ्ट और राइट में दाहिनी और बाईं तरफ अलग अलग पत्र रखे जाते हैं। कोई लेटर आया, उस पर कुछ टिप्पणी लिख दी गई, नोट डाल दिया गया, फिर उसको आगे बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से सबको अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। कुछ पत्र सूचनाएं मांगने या भेजने के लिए लिखे जाते हैं। कुछ पत्रों द्वारा मुख्यालय में बड़े अधिकारी जो हैं उनके नीचे काम करने वालों को कुछ आदेश दिए जाते हैं। कुछ पत्र अखबारों को गतिविधियों की जानकारी देने के लिए किए जाते हैं, पेपर वालों को बताने के लिए। तो अलग अलग तरीके के पत्र होते हैं, अलग अलग तरीके के लेखन होते हैं। तो यही सब लेखन हम कार्यालयी लेखन में पढ़ेंगे। अभी कार्यालयी लेखन का सबसे बेसिक काम क्या है? औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर लिखना। अभी फॉर्मल लेटर लिखना बच्चों आपको आता है, और नहीं आता है तो फिर से सुन लीजिए। हम सबसे पहले सरकारी औपचारिक पत्र कब लिखे जाते हैं? जब कोई सरकारी कामकाज में एक विभाग से दूसरे विभाग, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक कोई बात लिखनी होती है, तो हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, औपचारिक पत्र लिखते हैं, फॉर्मल लेटर लिखते हैं। इसकी शुरुआत हम सेवा में से करते हैं। अभी धीरे धीरे सेवा में लिखना कम हो गया है, सीधे विषय में लिखना शुरू कर दिया गया है सेवा में। उसके बाद हम एड्रेस लिखते हैं, जिनको लिखना होता है उनको उनका ऑफिसर का नाम लिखेंगे, मुख्य ब्रांच का नाम लिखते हैं, डेट डाल देते हैं। उसके बाद हम विषय लिख देते हैं, किस विषय पर है और विषय क्यों लिखा जाता है, जिससे विषय देख देख करके उन कागजों को अलग किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। फिर हम उनका संबोधन दे देते हैं, महोदय या कुछ, और फिर एक बिल्कुल लिमिटेड शब्दों में हम अपनी बात को कह देते हैं। बात पूरी करने के बाद हम एक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और फिर उसके बाद भवदी या प्रार्थी लिख करके हम अपना नाम और अपना एड्रेस लिख देते हैं, और साथ में डेट डाल देते हैं। हमारा एड्रेस लिखने से क्या होता है? वो हमसे बातचीत करने के लिए उनको जगह मिल जाती है, एड्रेस मिल जाता है, पता मिल जाता है, तो वो हमसे उसका उत्तर हमें दे सकते हैं। और सबसे नीचे अपना पद नाम लिख दिया जाता है। तो औपचारिक पत्र आपको पता है किसे कहते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आता है नोटिंग या मुख्य टिप्पण, नोट डालना। मुख्य टिप्पण या नोटिंग मतलब कोई लेटर आया, तो मेरे पास कोई लेटर आया, मैं ऑफिसर हूँ, मेरे पास कोई लेटर आया, तो मुझे उसके बारे में लिखना है। हाँ ठीक है, ये हिंदी विभाग में भेजा जाए, तो मैं नीचे लिखूंगा ओके, इट इज अप्रूव्ड एंड नाउ सेंड इट टू हिंदी डिपार्टमेंट, और मैं अपना साइन कर दूंगी। तो मैंने एक टिप्पण डाला कि अब ये कहाँ चला जाएगा? हिंदी डिपार्टमेंट में। इसको कहते हैं मुख्य टिप्पण। इसका उद्देश्य होता है स्पष्ट तर्क संगत रूप से प्रस्तुत करना। जिस पर कोई निर्णय लिया जाना है, उस किसी भी मामले को नियमानुसार निपटाना, कोई नियम से उसके ऊपर कोई निर्णय दे देना कि हाँ ये किया, और वो निर्णय सबको स्वीकार करना होगा। अभी मुख्य टिप्पण जो है, टिप्पण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सहायक स्तर पर टिप्पण, और दूसरा होता है अधिकारी स्तर पर टिप्पण। एक ऑफिसर टिप्पणी लिखता है, नोट डालता है, और एक उसके नीचे के अंडर के लोग भी नोट डाल सकते हैं। वो लिख सकते हैं नहीं सर ये नहीं हो पाएगा, या लिखेंगे सर इसमें कोई परेशानी है, नहीं सर ये काम 2 दिन में तो नहीं हो पाएगा, 4 दिन लग जाएंगे, या हमको इस काम को करने के लिए ये सामान चाहिए। कोई जो नीचे वाले अधिकारी हैं वो भी कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो कहाँ लिखेंगे? तो जो लेटर, मेन लेटर होता है, उसके नीचे कॉर्नर पर, लेफ्ट कॉर्नर पर नोट डाला जाता है। नोट डाल करके लिख दिया जाता है। अब सहायक टिप्पण क्या होता है? जहां पर संक्षिप्त टिप्पणी शॉर्ट में लिख दिया जाता है कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि क्या परेशानी, कुछ भी जो भी वो लिखना चाहते हैं वहां लिख देता है। और मुख्य टिप्पण किसे कहते हैं? अधिकारी स्तर पर टिप्पण किसे कहते हैं? जो अधिकारी लिख देता है कि कृपया सी इनटू इट, वो अधिकारी ने डाला हिंदी डिपार्टमेंट प्लीज सी इनटू इट,
है ना, या डू एज रिक्वायर्ड। नीचे सहायक के पास आया, उसने देखा कि उन्होंने कहा है या फिनिश इट टिल 25th, तो वो नीचे लिखेगा सर इट विल टेक टू मच टाइम, इट विल टेक 1 week टू फिनिश, या 1 हफ्ते में ये काम हम समाप्त कर पाएंगे, इतना समय चाहिए, या हमको एक लिपिक की ज़रूरत है। लिपिक मतलब जो टाइपराइटर वाले, टाइपिंग करने वाले की ज़रूरत है, तो वो एक नीचे छोटा सा नोट डालेगा कि सर ये परेशानियां हैं, इसलिए मैं 1 हफ्ते में ये काम खत्म कर पाऊंगा। वो हो गया सहायक टिप्पण। अधिकारी ऑर्डर दे देगा, उसमें छोटा सा नोट डाल के, जो नीचे काम करने वाला है अगर उसको सब ठीक लगा वो लिख देगा ओके, रिसीव्ड और ओके, तो मतलब उसने काम समझ लिया और कर देगा। अगर कुछ परेशानी तो वो एक टिप्पण डाल देगा। तो ये हो गया अधिकारी टिप्पण और सहायक टिप्पण। अभी बच्चों आता है अनुषंगिक टिप्पण। सहायक आरंभिक या मुख्य टिप्पण को जब उस विषय से संबंध रखने वाले अधिकारी के पास भेजता है तो अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है, इसे अनुषंगिक टिप्पण कहते हैं। यह क्रिया अनुषंगिक टिप्पण कहलाती है। अगर अधिकारी अपने सहायक की भेजी टिप्पणी से पूरी तरह सहमत नहीं है तो इस प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं हो। अगर सहायक अधिकारी ऑफिसर की बात से सहमत है तो अनुषंगिक टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वो सहमत नहीं है और या फिर उस टिप्पणी में वो कुछ और लिखना चाहता है, तब फिर वो अनुषंगिक टिप्पणी लिखता है। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि अधिकारी को अधीनस्थ की टिप्पणी को काटने बदलने का अधिकार नहीं होता। जो ऑफिसर ने लिख दिया उसको वो काट नहीं सकता, वो अपनी बात ले सकता है, अपनी असहमति दे सकता है, अपनी सहमति दे सकता है, आंशिक सहमति दे सकता है, कोई सुझाव दे सकता है, कुछ मांग कर सकता है, और इसको हम क्या कहते हैं? अनुषंगिक टिप्पण। 2 पढ़े हमने, एक अधिकारी का, एक सहायक का। तो जो अधिकारी है वो मुख्य टिप्पण करता है और जो सहायक लोग हैं वो अनुषंगिक टिप्पण करते हैं। अनुषंगिक टिप्पण मतलब या तो सहमति लिखेंगे, हाँ ओके और साइन कर दिया, और असहमति है तो लिख देंगे हमको ये चाहिए, या ये हम नहीं कर पाएंगे, या ये आप किसी और डिपार्टमेंट में भेजने का कष्ट करें कृपया। लेकिन वो ऑफिसर की टिप्पणी को काट या बदल नहीं सकते, केवल अपना मंतव्य लिख सकते हैं उसमें। इसको कहते हैं अनुषंगिक टिप्पण। कई बार अगर वो असहमति देना चाहते हैं तो हो सकता है वो टिप्पणी छोटी की जगह बड़ी भी हो जाए, लेकिन नॉर्मली टिप्पणी यानी नोट जो है हमेशा 2-3 लाइन में शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाया जाता है। अब आता है अनुस्मारक या स्मरण पत्र। अनुस्मारक क्या होता है? किसी ने कोई लेटर दिया, उस पे सहायक के पास गया, उसने कुछ टिप्पणी, फिर उसने अपने नीचे वाले को भेज दिया, उसने कुछ टिप्पणी लिखी, फिर उसने कुछ नीचे डाल दिया, फिर टिप्पणी, अभी डेट डाली थी कि हाँ 25 तारीख को पूरा हो जाए, नहीं हुआ, कुछ नहीं आया, तो जो अधिकारी है वो एक स्मरण पत्र लिखेगा, उस पुरानी एप्लीकेशन का डेट डाल करके, उसका नंबर डाल करके कि सच एंड सच डेट को मैंने एक लेटर आपको भेजा था, इस नंबर का लेटर आपको भेजा था, अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो कृपया इसको देखें। तो जब ये रिमाइंडर्स दिए जाते हैं, इसको कहते हैं स्मरण पत्र। अंग्रेजी में रिमाइंडर लेटर्स बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं स्मरण पत्र, याद दिलाने के लिए पत्र लिखना। तो अब ये कैसे हो सकते हैं? कई भी, एक बार में नहीं याद है 2 बार भेजेंगे, 2 बार नहीं याद है 3 बार भेजेंगे, तो अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 2, अनुस्मारक 3 करके पत्रों को लिखा जाता है। इनको कहते हैं अनुस्मारक या स्मरण पत्र, यानी रिमाइंडर लेटर्स। आ रहा है ना बच्चों समझ में? अब आता है अर्ध सरकारी पत्र। सरकारी पत्र फॉर्मल लेटर्स। अर्ध सरकारी पत्र में क्या होता है? अर्ध सरकारी पत्र, मान लीजिए मैं प्रिंसिपल को, मैं टीचर हूं और मैं प्रिंसिपल को पत्र लिखना चाहती हूँ, तो मैं फॉर्मल लेटर लिखूंगी, सरकारी पत्र लिखूंगी। लेकिन अगर मेरा प्रिंसिपल से जान पहचान है या मेरे रिलेटिव ही हैं वो, तो मैं उनको अर्ध सरकारी पत्र भी लिख सकती हूँ। मैं उनको बिल्कुल ऑफिशियल नहीं जाऊंगी, बिल्कुल पर्सनल नहीं लिखूंगी, मिक्स लेटर लिखूंगी, उसको कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र, जिसमें हम सरकारी कामकाज के लिए उसमें थोड़ा सा पर्सनल टच रखते हुए लेटर को लिखते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम उसमें जो ऊपर का महोदय होता है उस महोदय की जगह लिख देंगे प्रिय, नाम लिख दिया, या प्रियवर मित्र या मित्रवर या श्री करके हम नाम लिख करके भी पत्र लिख सकते हैं, और उसकी भाषा भी हम थोड़ा बहुत बदल सकते हैं या थोड़ी इजी कर देते हैं। बाकी फॉर्मेट वही होता है, जहां हम नीचे भवदीय लिख करके एकदम फॉर्मल लिख देते हैं, वहां हम लिख सकते हैं आपका या आपकी बहन या आपकी भतीजी, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अपना पदनाम और पता भी लिख दिया। तो अर्ध सरकारी में वो तब लिखे जाते हैं जब काम सरकारी होता है लेकिन कहीं मैत्री भाव हो या एक दूसरे से जान पहचान हो, तो हम कुछ थोड़े से व्यक्तिगत रूप से उसमें वाक्य लिख सकते हैं, जो उसका संबोधन है उसको थोड़ा सा व्यक्तिगत कर सकते हैं। नीचे जो हम अपना भवदी या प्रार्थी लिखते हैं वहां पर आपका, आपकी करके हम अपना नाम लिख सकते हैं। बाकी अर्ध सरकारी और सरकारी में कोई फर्क नहीं होता। क्लियर? अब 1-2 चीजें और हैं बच्चों। एक होता है कार्य सूची, अंग्रेजी में कहते हैं एजेंडा।
कार्यसूची एजेंडा। जब भी कोई प्रोग्राम करना होता है तो हम पहले एक एजेंडा तैयार करते हैं। सूची, ये करेंगे, फिर 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 वो क्या है? एजेंडा। ये एक ऑफिशियल लेटर का पैटर्न है बच्चों। ऑफिसेज में, जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा 26 जनवरी है और कोई विशेष अतिथि आने वाले हैं, तो हम क्या एजेंडा, प्रिंसिपल हम लोगों को बोलते हैं मैडम एजेंडा तैयार करिए। तो एजेंडा में सबसे पहले वेलकम, फिर उसके बाद झंडारोहण, फिर स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट, फिर स्पीच ऑफ द प्रिंसिपल, फिर कल्चरल प्रोग्राम, फिर वोट ऑफ थैंक्स और फिर स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने एक एजेंडा तैयार किया, यानी कार्य सूची, ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और उनका पूरा विवरण दे देते हैं। जो चीफ गेस्ट है उनका नाम लिख देंगे, प्रिंसिपल का नाम लिख देंगे, ये कौन करेगा उसका नाम लिख देंगे, वोट ऑफ थैंक्स कौन देगा, ये कर, कंपेयरिंग कौन से बच्चे करेंगे वो लिख देंगे। तो पूरी जानकारी के साथ जब हम कार्य सूची बनाते हैं उसको एजेंडा कहते हैं। क्लियर? अभी आता है बच्चों प्रेस विज्ञप्ति। जब भी कोई कार्यक्रम होता है किसी संस्थान में, किसी विषय पर कोई निर्णय ली जाती है, तो उसको प्रेस में दिया जाता है कि जिससे जो निर्णय यहाँ लिया गया वो लोगों तक पहुँचे। मान लीजिए सीबीएसई ने कोई निर्णय लिया कि अभी जो है वो एग्ज़ाम हम पोस्टपोन कर देते हैं 2 दिन, ऐसा हुआ नहीं है, तो क्या करेगी सीबीएसई? कैसे बताएगी आपको? नोट निकालेगी, नेट पे डाल देगी, अपने वेबसाइट पर डाल देगी, अखबारों में प्रेस रिपोर्टर को रिपोर्ट दे देगी कि भाई प्रेस में रिलीज कर दीजिए। तो प्रेस रिपोर्टिंग। तो कोई भी कार्यक्रम जब हो जाता है या कोई निर्णय ले लिया जाता है तो उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए रिपोर्ट में, प्रेस में एक विज्ञप्ति दी जाती है, एक एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, जिसको कि प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, प्रेस रिलीज कहते हैं। उस निर्णय से होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी, कोई लाभ या नुकसान है तो वो भी हम उसमें लिख देते हैं, इसको कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। अभी बच्चों एक और पॉइंट है, वो होता है कार्यवृत्त, मिनट्स ऑफ मीटिंग। कार्यवृत्त, उसमें कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग में क्या क्या बातें हुई क्रम से उनको लिख दिया जाता है। लिखते कैसे हैं? पास्ट टेंस में हो चुका है, इस बैठक में इन बातों पर निर्णय लिया गया, हमारे प्रधानाचार्य ने ये कहा, हमारे पीटी टीचर ने ऐसा बच्चों के लिए नियम बनाया, ऐसा बनाया गया, शिक्षकों को ये निर्देश दिए गए। इस तरह से करके हम जो कुछ भी बातें मीटिंग में हुई उनके मिनट्स बना देते हैं और बाद में जो मीटिंग का चेयर पर्सन होता है वो साइन कर देता है और लिखने वाला साइन कर देता है, डेट डाल देता है। उससे क्या फ़ायदा होता है? बाई चांस आपको याद नहीं रहा कि उस मीटिंग में हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे, तो आप वो मिनट्स ऑफ मीटिंग देख लेते हैं, या कोई उस मीटिंग को जो ज्वाइन नहीं कर पाया वो उसको फिर से पढ़ करके उस मीटिंग के बारे में जानकारी ले लेता है। इसको कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग या कार्यवृत्त। तो ये सब कार्यालयी लेखन के नमूने हैं। इन्हीं जानकारी पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। आपको अगर बात समझ में आ गई है तो आप अपने शब्दों में उसको लिख सकते हैं। एक बार इसको पढ़ करके समझने की कोशिश करिए, फिर आप आराम से इसके उत्तर लिख पाएंगे। गुड बाय।